पीजीडीटी एमटीटी 5 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, और इसमें क्या जो इम्पोर्टेंट जल्दी से जल्दी थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे सिलेबस जो भी आपका दिया हुआ है, तो आप पहले तो ये देख लें कि जो आपका यहाँ पे अनुवाद भाषिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ठीक है। तो इसमें विषय सूची एक्चुअली आपका बुक वाला ही है जो पीजीडीटी का बुक में प्रोवाइड किया गया है। तो खंड 1 2 3 4 खंड ही होता है और हर खंड से क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे ही वहाँ पे दिया भी रहता है। जैसे कि खंड 1 से देगा तो वहाँ से भी आपको अथवा में रहेगा, तो एक खंड 1 से बनाना होगा, 2 से भी बनाना होगा, 3 से भी बनाना होगा, 4 से, यानी कि सारा खंड से क्वेश्चन आपको जरूर ही वहाँ पे आएगा और जरूर ही आपको उसको टैकल भी करना है। भाषा वैतरिकी विश्लेषण और अनुवाद, भाषा प्रयुक्ति की अवधारणा और अनुवाद, तो आप जो भी सब टॉपिक्स यहाँ पे दिया हुआ है वो सारे से आएंगे। अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और शिक्षा में अनुवाद, तो मोटा मोटी आपको पता चल गया कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा मोटी जो भी पढ़ना होता है, तो मैं एक यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए, ले इसको पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो क्या होगा कि पहला नंबर तो जो मेन टॉपिक है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और बाकी जो पेपर्स आप पढ़ चुके हैं और एमटीटी 5 1 5 2 सारे एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो उसका जो भी पढ़े हैं, जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, वो कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस आगे वाला पेपर में भी काम आए। भाषा की प्रकृति और स्वरूप, तो पहले नंबर तो आप देखिए कि संरचना की दृष्टि से बहुत जटिल, प्रयोग की दृष्टि से बहुआयामी, समाज और भाषा दोनों ही एक दूसरे से लिपटी हुई है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि संक्षिप्त शब्दों में बयां करूँ कि भाषा की प्रकृति या स्वरूप क्या होता है। प्रकृति मतलब उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो संरचना की अगर देखा जाए तो दृष्टि से क्या होता है, बहुत जटिल होता है। भाषा को समझना इतना भी ईजी नहीं है। आप हिंदी जानते हैं, कोई इंग्लिश जानता है, तो उसको अगर संरचना देखे, ग्रामर देखे, तो वो काफ़ी ज़्यादा ये होता है ना। प्रयोग की दृष्टि से देखें तो वो क्या होता है कि बहुआयामी है, कि इसको हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जरा सुनो, तो यहाँ पे जरा तेजी से चलो, इस तरह से जब हम बोलते हैं कुछ, तो कोमा का भी कहीं पे मीनिंग होता है, कोमा ठहरने का होता है कहीं, इस तरह से उसका मीनिंग भी बदल जाता है ना। और क्या होता है, समाज और भाषा दोनों एक दूसरे से लिपटी हुई रहती है, यानी कि समाज अगर विकास हो रहा है, भाषा का भी विकास होगा, यानी कि दोनों साथ साथ में चल रहा है, तो लिपटी हुई है। भाषा केवल ध्वनियों का समूह या अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, वरन वह मनुष्य की व्यक्तिगत और सामाजिक अस्मिता का परिचायक भी है। भाषा मनुष्य के मानसिक और बौद्धिक स्तर के मापदंड भी है। भाषा वो कड़ी है जो हमारे वर्तमान को हमारे प्राचीन मूल्यों और परंपराओं से जोड़ रखी है, यानी कि जोड़ती है, यानी कि संस्कृति को साथ में लेके भाषा चलती है। तो आप ये एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं कि भाषा संस्कृति को साथ साथ में लेके चलती है। और क्या कह सकते हैं कि भाषा जो अघोष में, भाषा में आप देखेंगे कोई भी अगर आप देखते हैं तो उसमें वैश्लेष भी होता है, अल्पप्राण भी होता है, महाप्राण भी होता है, घोष भी होता है। वो वर्णमाला आप जब देखते हैं तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो वही चीज़ यहाँ ही आपको भाषा के बारे में विशेषता देंगे, या तो जो भी देंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें को डिस्कस करते हैं। वाक क्या आता है, वाक का अर्थ होता है वाणी, यानी कि जिसको हम लोग साउंड करते हैं, प्रतीक, जो ध्वनि समूह शब्द के भाव बोध कराने वाले प्रतीक होते हैं, यानी कोड होते हैं, या यादृच्छिक होते हैं। आर्बिट्रेरी होता है, अर्थात मनमाना होता है। आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है कि जो पहले से मान लिया गया है कि क को ऐसा लिखा जाए, ए को ऐसा ही लिखा जाए। हम क्यों नहीं, आप अगर चाहें तो ए को बी जैसा लिख लो, लेकिन पहले से चला आ रहा है जो रीति नीति, उसी को हम लोग मान रहे हैं, तो यानी कि यादृच्छिक होता है, आर्बिट्रेरी होता है। कमल को कमल क्यों कहते हैं, गुलाब भी का तो कह सकते थे, यानी कि जो लिखा गया है, जो जिसका मीनिंग चलते आ रहा है, आज उसी को वही कहा जा रहा है। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि कमल को अगर हम शुरू से गुलाब कहते तो आज हम लोग समझते हैं गुलाब मतलब कमल, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि भाषा की इकाइयाँ जो होते हैं, तो देखिए ध्वनि जो होता है ना, वो भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। और ध्वनिकी
देखिए ध्वनि साउंड जिसको हम लोग कहते हैं वो ध्वनि की मतलब जो फोनीम होता है केवल ध्वनि के उच्चारण से संबंधित है। जैसे कि सी का उच्चारण हम लोग क करते हैं, आप फोनीम में जब लिखते हैं तो स्लैश के बीच में सी को के जैसा लिखते हो, है ना। तो कैट को आप सौ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, सॉरी, CAT भी होता है। और हाँ, CAT में यहाँ पे क भी होता है सी का, ठीक है। और यहाँ पे CITY में स भी होता है। तो यहाँ पे मतलब सी का यहाँ पे उच्चारण हम क्या कर रहे हैं वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये चीज़ आप डेफिनेशन याद रखें। शवनिम क्या होता है, फोनोलॉजी। देखिए जो भी हम लोग स्टडी करते हैं साउंड का, उस विज्ञान को, साइंस को हम लोग फोनोलॉजी कहते हैं। कोई भी ध्वनि यदि भाषा की अन्य ध्वनियों के विरुद्ध में लघुत्तम युग्म में उच्चारण हो, अर्थभेद हो, सहायक, तो उसे शवनीम कहते हैं। तो एक्चुअली देखिए फोनोलॉजी यहाँ नहीं, फोनीम इसको कहते हैं। यहाँ तो फोनोलॉजी यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्चुअली, ठीक है। तो फोनोलॉजी एक्चुअली शवनिम विज्ञान है, ठीक है, शवनिम। यहाँ पे फोनीम कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काल को यहाँ पे गा जो थोड़ा सा डिफरेंट करके खा यहाँ पे लिखे हैं। बाकी तो आखिरी वाला शब्द सब में एक ही है दोनों में। इसमें पल और फल में डिफरेंस क्या है, शुरू का अक्षर। तो लघुत्तम युग्म में यहाँ पे लघुत्तम युग्म को ही शवनिम एक्चुअली यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। रूपिम क्या है, मॉर्फ, जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजी में अध्ययन करते हैं इसको, ठीक है। तो उसको जो रूपिम को आपने यहाँ पे देखा, शवनिम जो है, ठीक है, फोनोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं इसका। रूपिम जो है वो मॉर्फोलॉजी, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो भाषा संरचना की दूसरी इकाई को रूपिम कहा जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो लघुत्तम अर्थपूर्ण इकाई थी, इसमें कुछ अर्थपूर्ण देता है रूपिम। जैसे कि खाया शब्द में दो रूपिम है, खा और या, ठीक है। और व्यंजनात् क्रिया के मूल में या जोड़ते हैं, वहीं स्वरात् रांत क्रिया के अंत में आ जोड़ते हैं। तो ये एक चीज़ आप यहाँ भी अभी दिमाग में ये सेट करके रख सकते हैं कि आगे एग्जाम में भी आपको इम्पोर्टेंट देगा कि जो भी अगर व्यंजन से कोई क्रिया का अंत होता है तो उसमें हम लोग अंतस्तीय वाला जोड़ते हैं, लेकिन स्वर से अंत होता है तो आ से हम लोग जोड़ते हैं। तो ठीक है, उसका जो हम लोग रूपिम को देखते हैं, एक फ्री भी होता है और एक आबद्ध होता है जिसको बाउंड कहते हैं। तो मुक्त रूपिम क्या होता है, जहाँ केवल एक ही तत्व होता है, इनका प्रयोग जो होता है स्वतंत्र होता है, इन्हें पुनर्विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे लड़का, कुर्सी, फूल, घड़ी, इसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब अलग करेंगे तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है, ठीक है। ल ड का इसको अलग करेंगे तो कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो मुक्त रूपिम इसको कहते हैं फ्री, मतलब ये स्वतंत्र है, ठीक है, ऑलरेडी अपने सूक्ष्म रूप में ही है और रूप में ही अपना जो है मीनिंग दे रहा है, पूर्ण मीनिंग दे रहा है। आबद्ध रूपिम क्या होता है, बॉन्ड रूपिम क्या होता है, वो होता है कि स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं मुक्त रूपिम यानी कि जो फ्री है उसी के साथ में आएगा। इनका मुक्त रूपिम के साथ होता है। जैसे नकारात्मक शब्द प्रकट करने में इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, जैसे कि देख रहे हैं अ से असंतोष, निर से निरक्षर, निरपराध, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। तो यहाँ पे शुरू वाले जो आप ये तो कह सकते हो ना कि जो आबद्ध रूपिम है, तो जितने भी आप देख रहे हो कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, उपसर्ग लगा के ये करते हैं, तो वो आप समझ सकते हैं। अर्थ क्या होता है, तो ये देखिए ये सारे को हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम में आएगा तो रूपिम, फोनीम, इस सब के बीच में विभेद करने के लिए आएगा, ठीक है। तो आप इसको जान लें। अर्थ, किसी भी शब्द के दो प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। तो अर्थ को भी आप परिभाषा दे सकते हैं, अर्थ क्या होता है, किसी को मीनिंग को भी उसको क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के कोई हम लोग अर्थ कर सकते हैं। निहितार्थ एक होता है, डेनोटेशन वो एक होता है, संकेतार्थ, कोनोटेशंस। आप जानते हैं निहितार्थ से तात्पर्य उस अर्थ से है जो उस वस्तु विशेष में प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हो। कहने का मतलब उस वस्तु में डायरेक्टली आपको दिखे कि हाँ निहितार्थ। और संकेतार्थ क्या होता है कि ये इनडायरेक्टली किसी को हम लोग कुछ बोलते हैं ना, देखो वस्तु में परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे काला शब्द से में और हेड शब्द में यहाँ पे कुछ नीचे में दिया गया है और दोनों को समझाया गया है। निहितार्थ अर्थ क्या होता है, देखिए काला शब्द का क्या होता है, काला एक रंग है, मतलब ये डायरेक्ट नहीं रहता, हाँ काला मतलब एक रंग है, कलर है।
और एक प्रकार का विशेष काला है, ठीक है। तो काला रंग से, और हेड का हम लोग मतलब समझ जाते हैं कि संकेतार्थ कि एक सॉरी निहितार्थ में क्या समझ जाते हैं, हेड मतलब सिर है, हमारा जो माथा है। वहीं पे अगर हम बात करें काला, काला का अगर हम कॉनोटेशन मीनिंग देखें, यानी कि संकेतार्थ मीनिंग कहते हैं इसको, हम लोग काला बाजार कहते हैं, काला धन कहते हैं, ठीक है। तो जो चीज इनडायरेक्टली कहे, जैसे इनडायरेक्टली बोलता है ना, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के किसी को का बुरा भला कहना या अच्छाई कहना, ठीक है, तो वो चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। तो हेड मास्टर, हेड मास्टर यहाँ पे माथा का मास्टर नहीं, यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक हो गए हेड मास्टर, तो उस तरफ मुख्य। तो जो घुमा फिरा के कहे तो उसी को संकेत कहते हैं, यानी संकेत में। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। अर्थ का विस्तार भी हो सकता है और संकोच भी हो सकता है। संकोच मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट, जैसे संस्कृत में एक अर्थ था, अब अनेक हो गए हैं। तो आप यहाँ तेल, तेल देखिए, संस्कृत तो यहाँ पे मीनिंग जो बुक में दिया गया था वही बुक से ही मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि बुक से ही आएगा आपका। तेल जैसे सरसों, पहले तेल का मतलब सरसों तेल से ही लिया जाता था, तेल का सरसों तेल, मूंगफली तेल, अब यहाँ पे इसका विस्तार हो गया है। स्याही, काली स्याही, लाल स्याही, ये सारे अभी ये हो। आप देख सकते हैं इसका भी क्या हो गया, मतलब संकोच भी हो जाता है। जैसे मृग, सब संस्कृत में सभी पशुओं के लिए प्रयोग होता था, लेकिन आज जो मृग शब्द हमेशा के लिए ये संकुचित हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया। और कैसे हो गया, आज केवल एक पशु के लिए, किस पशु के लिए होता है, मृग तो हरिण के लिए होता है, तो हरिण के लिए। लेकिन पहले जो संस्कृत में शब्द में कहा जाता था सभी पशुओं के लिए। अब रही दूसरा क्वेश्चन में आ रहा है कि भाषा के प्रकार, यानी कि भाषा के प्रकार ही कहें तो वही कि इसका उद्देश्य कहो, कार्य कहो, वगैरह जो भी आए क्वेश्चंस, एक ही तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो निम्नलिखित कार्य या प्रकार हो सकते हैं। टी फंक्शन, तो राजभाषा प्रशासन की भाषा, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हैं, अनुसूचित 7 में 22 भाषाएं दिया हुआ है, उसमें अंग्रेजी नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ी डिटेल्स में आप पढ़ लेना। संपर्क भाषा, पॉज करके, ठीक है। तो संपर्क भाषा का काम करती है, संचार माध्यम की भाषा का काम है, शिक्षा में भाषा का काम है, साहित्य रचना में भाषा का काम है। तो ये भाषा का काम है, मैंने शॉर्ट में बता दिया, और आप तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैतरिकी विश्लेषण और अनुवाद। तो पहला नंबर तो सभी को समझ में ही नहीं आता कि वैतरिकी मतलब क्या होता है। वैतरिकी मतलब नेगेटिव बोल सकते हैं कि, और कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस, इसको हम लोग विश्लेषण को एनालिसिस और वैतरिकी को कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है, विरोधी कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पे बढ़िया से आपको क्वेश्चंस आएगा। तुलनात्मक विश्लेषण, तो वैतरिकी और तुलनात्मक में भी थोड़ी बहुत डिफरेंस होता है, उसको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वैतिरेक एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विरोध या असमानता। इस प्रकार वैतरिकी शब्द का अर्थ होता है विरोध, असमानता दिखाने वाला शब्द, यानी कि वैतरिकी का मतलब हो गया जो भी असमानता दिखाएगा, डिफरेंस दिखाएगा, उसी को हम लोग कहेंगे वैतरिकी। इसे वैतरिकी भाषा विज्ञान यानी कि कॉन्ट्रास्टिव लिंग्विस्टिक में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखो अध्ययन यहाँ पे जो कहें तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया, धौध और होगा, तो क्योंकि टाइपिंग जब भी होता है तो उस समय बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक में लिखाता है, तो उसको आप सही लिखना है। ऐसा बात नहीं कि अध्ययन ही ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रास्टिव लिंग्विस्टिक के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ आपको डेफिनेशन देने में ये करेगा। कुछ भाषाविद इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान के कॉम्पैरेटिव लिंग्विस्टिक भी कहते हैं। तो देखिए पहला नंबर तो आपको ये समझ गया, कॉन्ट्रास्टिव की बात करें तो वैतरिकी का मतलब, और कॉम्पैरेटिव की बात करें तो तुलनात्मक। तो कॉम्पैरेटिव मतलब सभी लोग जानते हैं कि तुलनात्मक डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री भी आपने पढ़ चुका है ना। हालांकि कई और भाषाविदों की अपनी अपनी राय हैं, मगर यहाँ डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की जो राय हैं उल्लेख्य करना समीचीन होगा। उन्होंने अपनी पुस्तक जो है वैतरिकी भाषा विज्ञान में कहा है कि यह भाषा विज्ञान के उस प्रकार को कहते हैं जिसमें दो भाषाओं
या भाषा रूपों को विभिन्न स्तरों पर तुलना करके उनके आपसी विरोधों को यानी कि वैतरिकी को, कॉन्ट्रास्ट को पता लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे आपका बुक जो है वहाँ पे बहुत सारे जो भाषाविद हैं उन्होंने अपनी अपनी राय दिया है, लेकिन भोलानाथ तिवारी जो है हिंदी खास करके बहुत उनका काफ़ी सारे बुक भी आपने देखा होगा, अगर हिंदी ऑनर्स से आपने किया होगा, ठीक है। और भोलानाथ तिवारी वैसे हिंदी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मैं जहाँ तक जानता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने इन्हीं का लिया था और थोड़ा सा अच्छा लगा। किसी का एक का भी आप दे सकते हैं, या तो नहीं भी अगर जानते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इसका डायरेक्ट डेफिनेशन ही लिख सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप भोलानाथ तिवारी, अगर याद रहे तो वहाँ पे ब्रैकेट में भोलानाथ तिवारी लिख दें। उपरोक्त विवेचन से यह पता चलता है, तो निष्कर्ष यहाँ पे मैंने कोशिश किया है सबका थोड़ा थोड़ा निष्कर्ष भी दे दूँ। उपरोक्त विवेचन से यह पता चलता है कि वैतरिकी विश्लेषण में दो भाषाओं की उन संरचनाओं पर विशेष बल दिया जाता है जो असमान होती है। भाषा सीखने और अनुवाद क्रम में ये असमान तत्व बाधक सिद्ध होते हैं। बाधक तो सिद्ध नहीं होते हैं भैया जी, भाषा सीखने और अनुवाद क्रम में ये असमान तत्व जो होते हैं वो हमारे बाधक नहीं बल्कि हमारे लिए क्या होते हैं, ये जो कहें तो ये असमान जो तत्व हैं कठिनाई जरूर हमें ये करते हैं, लेकिन बाधक नहीं, हमें कहीं न कहीं ये हमें आसान ही करते हैं, ठीक है। तो बाधक नहीं ही कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको मुश्किल कर सकते हैं, पूरी तरह से बाधक नहीं सकते। क्यों मुश्किल कहना मैं चाह रहा हूँ तो मैं ज़रूर बताऊँगा, हालांकि बुक में वही लिखा हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वैतरिकी विश्लेषण के फायदे, तो ये चीज़ मैं यहाँ पहले क्लियर कर दूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कठिनाई। देखिए कोई भी भाषा, अगर सपोज हम इंग्लिश लेते हैं और हिंदी लेते हैं, तो दोनों में से आप देखते हैं कि उसके बीच में अगर हम तुलना करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता कर्म, कर्ता क्रिया और कर्म, तो इनके बीच में जो हम तुलना करते हैं तो फ़ायदा हमें हो रहा है कि नहीं। तो ये कॉम्पेरेटिव और ये वैतरिकी में जो हम दोनों में तुलना करके कॉन्ट्रास्ट करके जो हमें पता चलता है उससे हम ये कर लेते हैं कि इसका ये कर्म है, पता चल जाता है ये क्रिया है। यानी कि हमें कठिनाई तो होता है क्योंकि हिंदी में कर्म कहाँ पे है पोजीशन, इंग्लिश में कहाँ पे है, ये दोनों में अलग अलग जगह कर्म का पोजीशन होता है और बहुत सारी वर्ड का अलग जगह पोजीशन होता है, ठीक है। लेकिन ये बाधक सिद्ध नहीं होते हैं, ठीक है। तो बाधक की जगह में आप कह सकते हैं कठिनाई। वैतरिकी विश्लेषण के फायदे क्या होंगे, क्योंकि वैतरिकी विश्लेषण कंफर्म है आएगा ही, असाइनमेंट में तो लगभग देता ही देता है और असाइनमेंट का 80% क्वेश्चन आपका मिल जाता होगा। आपने 2 पेपर अब तक दे दिए, अगर दिए होंगे, अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो भी आप, और जब एग्ज़ाम देंगे तो भी, ठीक है। तो 2 भाषाओं की ध्वनि, लिपि, पदबंध, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाक्य संरचना, काल, वाचन, पुरुष, वाच्य, मुहावरे आदि सभी उपादानों और भाषा विशेषज्ञों के सामाजिक सांस्कृतिक आयामों की समकक्ष संरचनाओं के बीच परिव्याप्त वैतरिकी को स्पष्ट करने में सहायक है। इससे क्या होता है कि भाषा सीखने, सिखाने, अनुवादकों आदि को दोनों भाषाओं की वास्तविक रूपों, अर्थों, भावों को समझने में आसानी हो सकता है। जैसे कि हिंदी के विभिन्न प्रसर्गों, संयोजकों के लिए अंग्रेजी में ऑफ, बाय, फ्रॉम, नियर, ये सारे वगैरह हम लोग देते हैं का प्रयोग किया जाता है, जैसा, ठीक है। ये सब तुलनात्मक यानी कि वैतरिकी, ठीक है, के अध्ययन से ही संभव है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ना वैतरिकी से, ठीक है। तो वही चीज़ वहाँ पे मैंने बोला कि बाधक नहीं, मुश्किल होता है, ठीक है। तो वैतरिकी हमें हेल्प ही करता है, ठीक है। आगे आप जैसे देखेंगे आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। वैतरिकी विश्लेषण और तुलनात्मक भाषा विज्ञान में अंतर, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि तो आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में बहुत माइनर है, आपको पता चलेगा, ठीक है। वैतरिकी भाषा विज्ञान में 2 भाषाओं या भाषा रूपों के विभिन्न स्तरों की तुलना करते हुए उनके बीच के आपसी विरोधों अर्थात वैतरिकी का पता लगाया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि उनके बीच किन किन स्तरों में अलगाव है। इसी प्रकार तुलना करके उनमें अंतर के विषय खोजे जाते हैं। अतः ये तुलनात्मक भाषा विज्ञान के समरूप ही हैं, फिर भी कुछ तात्विक अंतर देखने को मिलता है,
जो इस प्रकार है। तो अंतर क्या है, आखिर आपको ये तो बता देना होगा भैया, ज़्यादा तो अंतर नहीं हमें दिखता है, लेकिन थोड़े बहुत उसमें अंतर है, लेकिन क्या है। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप दे सकते हैं और अपने और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से आप दे दो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे करते हैं, आप प्रेजेंटेशन जिस तरह करेंगे नंबर आपको उस तरह ही मिलेगा। आप कोशिश करें बढ़िया से प्रेजेंटेशन करने के लिए, बाकी तो कंटेंट पे दम होना चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट यहाँ पे जो आप इतना ये सारे लिख देंगे तो आपको प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप 80+ लाते हैं कि नहीं। बाकी तो कंटेंट ऐसा है कि आपको यहाँ पे लगभग 90+ तो वैसे ही आ जाता है, बाकी तो चेक करने पर डिपेंड करता है। तो मैं जो एग्ज़ाम दिया था, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तुलना संबंधी आधार दृष्टि में अंतर, तो देखिए यहाँ पे आखिर इसमें तुलना, आखिर दोनों में जो तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर हम लोग करते हैं, दोनों में तुलना किया जाता है, ये इनकी समानता है। किंतु जहाँ तुलनात्मक भाषा विज्ञान में तुलना के पश्चात समानता के पक्ष पर बल दिया जाता है, जबकि वैतरिकी विश्लेषण में विरोधी पक्षों पर बल दिया जाता है। वैतरिकी मतलब नेगेटिव, हम लोग किसी को मान लेते हैं ना कि ये गलत है भैया, उसका पॉजिटिव चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, तो वही चीज़ वैतरिकी हो गया। दूसरों को ये कहना मतलब वैतरिकी, लेकिन तुलनात्मक में उसका पॉजिटिव के पक्ष को हम लोग कुल मिला के ज़्यादा जोड़ देते कि हाँ ये इसने बहुत अच्छा किया था भाई, आप इसके जैसा बनो, ठीक है। आप लेकिन किसी को कहते हैं कि आप उसके जैसा मत ही बनना, तो वो चीज़ वैतरिकी हो गया, ठीक है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान दोनों भाषाओं में समानता के बिंदु खोजकर उसे एक भाषा वर्ग परिवार में लाने का प्रयास करता है, जबकि वैतरिकी दोनों भाषाओं में विरोधी तत्वों को खोजकर इसका अनुवाद भाषा शिक्षा में लाभ उठाने की रणनीति बनाती है। मैंने शुरू में ही कहा था कि विरोधी तत्वों को खोजकर अनुवाद भाषा शिक्षण में इसका लाभ उठाने का रणनीति बनाती है। लाभ मतलब वैतरिकी से हमें फायदा ही होता है, ठीक है। तो जो शुरू में ही मैंने क्लियर किया आपको। अध्ययन काल का अंतर, तो देखिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान में दो भिन्न कालों की भाषाओं की तुलना किया जाता है, वहीं वैतरिकी विश्लेषण में क्या होता है, एक ही समय की दो भाषाओं के बीच की तुलना किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप जान लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला नंबर में बोला कि वहाँ पे नेगेटिव पक्ष एस्पेक्ट पे ज़्यादा जोर देगा वैतरिकी में, तुलना में पॉजिटिव पर ज़्यादा जोर देगा। अगर बात करें तो टाइम पीरियड, तो देखिए तुलना में क्या क्या आता है, दो भिन्न भिन्न कालों के, एक कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक वर्तमान की तुलना करे, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की इस तरह का वहाँ का मतलब नगरीय व्यवस्था था, आज की नगरीय व्यवस्था तुलना कर रहा है। वैतरिकी में क्या करता है कि आज की नगरीय व्यवस्था में कह सकते हैं, आज जो औद्योगिक व्यवस्था है या जो हम लोग का हाल फिलहाल में संसद में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसके तुलना कर सकते हैं, मतलब तत्काल वाला में, तो उसी को हम लोग वैतरिकी कहते हैं। उद्देश्य के स्तर पर अगर देखा जाए तो देखिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है भाषिक पारिवारिक संबंध स्थापित करना, वहीं वैतरिकी में भाषा शिक्षण अनुवाद कार्य को सरल बनाना है, यानी कि द्विभाषिक कोश बनाना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इसको जैसे कहते हैं हम लोग उद्देश्य, हिंदी भाषा में उद्देश्य कहते हैं, इंग्लिश में उद्देश्य को क्या कहेंगे, मोटो कहेंगे, और भी बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, वो सारे वर्ड को वहाँ पे हम लोग कलेक्ट करते चल जाएंगे, ठीक है। तो जिसी कह सकते हैं हिंदी में लक्ष्य कहते हैं, उद्देश्य को लक्ष्य भी, हालांकि उसमें डिफरेंट होता है, उद्देश्य और लक्ष्य में डिफरेंस होता है। लक्ष्य को तो एक डायरेक्ट हम लोग पॉइंट कर देते हैं ना। एक तुलनात्मक भाषा विज्ञान का संबंध कालक्रमिक अध्ययन से है, वहीं वैतरिकी भाषा विज्ञान समकालिक अध्ययन से है। तो मैंने कुल मिला के लास्ट में थोड़ा सा और क्लियर करने का कोशिश किया है कि कालक्रमिक मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग पढ़ते हैं तुलनात्मक विज्ञान में, लेकिन समकालिक आज जो भी चीज़ एक ही समय की बात करें तो वैतरिकी पुराना नहीं हो सकता है, ठीक है। अध्ययन क्षेत्र के स्तर पर अंतर, तुलनात्मक अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र सीमित है, कुछ ध्वनियों रूपों, वहीं वैतरिकी का क्षेत्र व्यापक है, ध्वनि व्याकरण शब्द अर्थ वाक्य आदि सहित संस्कृति इधर से होता है, ठीक है, का अध्ययन, ठीक है।
तो ये सारे का मतलब वैतृकी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप जानते हैं कि वर्तमान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, भविष्य में जैसे जैसे वो चीज़ समाप्ति जाएगा वो तुलनात्मक रूप में हो जाता है ना। वही चीज़ आगे आप चलें, वैतृकी विश्लेषण और अनुवाद की परस्पर निर्भरता, यानी कि दोनों में क्या निर्भरता है, क्योंकि आप तो अनुवादक बनने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस आपको ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के लास्ट में आप ये सब जरूर लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं जानता हूँ वैतृकी विश्लेषण अनुवाद की परस्पर निर्भरता शायद ना आए, लेकिन आ सकता है कि वैतृकी विश्लेषण का अनुवाद में क्या उपयोगिता है, बात यही है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह आएगा वो आप तो यूज कर लेंगे। प्रत्येक भाषा में कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है, यह भिन्नता ही वैतृकी विश्लेषण और अनुवाद का आधार है। अर्थात इनकी दो भाषाओं से संबंध है। इनमें से एक को स्रोत भाषा कहा जाता है जिसको सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, और दूसरी को लक्ष्य भाषा कहते हैं जिसको टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। परस्पर निर्भरता की बात करें तो अनुवाद कार्य के दौरान स्रोत भाषा में यानी कि सोर्स लैंग्वेज में की गई बात को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित किया जाता है। वहीं वैतृकी विश्लेषण में स्रोत भाषा की संरचना का लक्ष्य भाषा में की संरचना के साथ तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है, यानी कि संरचना में पेश क्या करना है हम लोग को अनुवाद में और वैतृकी में क्या फ़ायदे हम लोग ले लेते हैं वो चीज़ देखिए। ठीक है, तो इसको फ़ायदे वाला भी आप जोड़ सकते हैं, लाभ भी जोड़ सकते हैं वहाँ पे कि वैतृकी का क्या लाभ है, तो ये वाला पॉइंट वहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। स्रोत भाषा में लक्ष्य भाषा की ओर उन्मुख होने के कारण अनुवाद एक दिशात्मक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। वहीं स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा दोनों की ओर परस्पर उन्मुखी होने के कारण वैतृकी विश्लेषण द्विदिशात्मक होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। तो आप कह सकते हैं कि निर्भरता तो है, और इसमें अगर अंतर दिखाने का बात आए कहीं पे तो ये चीज़ आप पॉइंट यहाँ पे आप दे सकते हैं, या तो वैतृकी की विशेषताएं में भी इसको दे सकते हैं कि वैतृकी ये विश्लेषण में बाय डायरेक्शनल होता है, द्विदिशात्मक मतलब सोर्स लैंग्वेज से इसमें भी आ सकते हैं, और लक्ष्य जो करेंगे मतलब टारगेट लैंग्वेज से हम लोग सोर्स लैंग्वेज में भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। वैतृकी विश्लेषण और अनुवाद दोनों का संबंध कम से कम 2 भाषाओं से है, ये इनकी निर्भरता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है पारिभाषिक शब्द। मैंने कहा था कि पारिभाषिक शब्द आपने शायद MTT 1 में भी पढ़ा था, 5.1 में भी, और MTT 5.2 में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत था। तो ये घुमा फिरा के मैंने कहा ना, और आगे भी आपको काम देता ही है परिभाषिक, ठीक है, जिसको आप परिभाषा देते हैं। तो इसको यहाँ पे कुछ शब्द में यहाँ पे बांट दिया गया है, तो आप देखें इसको पहले। अंगीकृत परिभाषिक शब्द अंतर्राष्ट्रीय शब्दों जैसे कि व्यक्तियों के नाम पर हम लोग बहुत सारे रख दिए, जैसे वोल्टा के नाम पर वोल्ट मीटर, केल्विन के नाम पर केल्विन हम लोग कर देते हैं, ठीक है। और रासायनिक तत्वों के नाम जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, और पेट्रोल, डीजल जो जेम्स डीजल वो किया था ना खोज, तो डीजल इंजन, और आदि का देवनागरी में लिप्यंतरण कर दिया जाना ही अंगीकार है। यानी कि देवनागरी भाषा हमारा जो हिंदी है उसमें लिप्यांतरण कर दिया गया है हूबहू। वोल्ट मीटर इंग्लिश में भी लिखा जाता है, हम लोग हिंदी में भी वोल्ट लिखा है, इसी को लिप्यांतरण कहते हैं। लिप्यांतरण आपका MTT 5.2 में दिया गया था, ठीक है। अनुकूलन परिभाषित शब्द को भाषा के अनुरूप ढालना अनुकूलन कहते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत संकर शब्द जिसको हम लोग हाइब्रिड वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अनुकूलन मतलब रहेगा, आधा आप उसका कर लिए, आधा आपने में मिला लिए, हाइब्रिड बना दिए। आयनीकरण आप यहाँ नहीं देख रहे हो, करण जो है यहाँ पे हिंदी का बहुत विशेषता है। आयनी ION उसमें थोड़ा सा ये कर के आयनीकरण बने, साबुनीकरण, ठीक है। इसमें देसी शब्द और विदेशी शब्द को मिला दिया जाता है और संकर शब्द मिलता है, उसी को अनुकूलन कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। नवनिर्माण मतलब जो न्यूली लॉन्च हो जाएगा, जिनकी भारतीय भाषाओं में पर्याप्त पर्याय न हो, जिसे अंगीकृत करना संभव नहीं है, उन्हें नवनिर्माण कर दिया जाता है। जैसे संस्कृत के धातु में प्रत्यय उपसर्ग लगाकर बनाया जाता है, जैसे कि क्रिया से प्रक्रिया, क्रिया है ना, इसके पहले हम लोग प्र जोड़ दिए, स जोड़ दिए, अनु जोड़ दिए, तो बन गया 3 शब्द बन गया, प्रक्रिया, सक्रिया, अनुक्रिया, ठीक है। इस तरह बहुत सारे बन जाते हैं।
रक्षण शब्द में हम लोग जोड़ दिए अनु, तो अनुरक्षण, परि जोड़ दिए तो रक्षण। इस तरह शब्द जो बनते हैं वो नए हैं, ये नहीं है ये कोई अनुकूलन या वगैरह वगैरह नहीं है, ठीक है, ये नए है, नवनिर्माण, ठीक है। यानी कि जो भी आप उपसर्ग जोड़ के बनाते हैं वो सारे क्या होंगे, नवनिर्माण होंगे। सारे तो नहीं, लेकिन ये टाइप का जो भी है यहाँ पे तो दिया हुआ है वो सारे आप एग्जाम्पल में याद रखें। कॉपीराइट, प्रिविलेज, ऑथोरिटी, ये सारे शब्द जो प्राधिकार आप नए बना दिए क्योंकि संस्कृत का वर्ड प्र जुड़ के, ठीक है। एकेडमी, ठीक है, ऑथोरिटी का मतलब प्राधिकार होता है, प्रिविलेज विशेषाधिकार होता है, ठीक है। एकेडमी, अकादमी थोड़ी सा डिफरेंट है ना, नई शब्द है। ड्यूटी को उप दे दिए, डायरेक्टर को निदेशक, डायरेक्टर जनरल महानिदेशक। इस तरह से नए नए वर्ड जो बनाए गए हैं, ठीक है। अनुवाद से बनाए गए पारिभाषिक शब्द। अब एक चौथा टाइप है अनुवाद से, उसको डायरेक्ट अनुवाद कर दिए, जैसे कोल्ड वार, कोल्ड को शीत लिख दिया, वार का युद्ध लिख दिया, दोनों को अनुवाद कर दिए। ये ज़्यादातर बड़े बड़े शब्दों का किया गया है, ऐसी तरह अम्बिवर्स, ठीक है। इसी तरह डेवलपमेंट काउंसिल, विकास परिषद, ठीक है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा, और जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, इसरो का, ठीक है, ये सारे का जो हिंदी में हम जिस तरह से यूज़ करते हैं ये सारे इसी में आएगा। भाषा प्रयुक्ति की अवधारणा और अनुवाद। देखिए भाषा प्रयुक्ति, तो आपको यहाँ पे मेन चीज़ क्या याद रखना है कि प्रयुक्ति क्या होता है भैया, बाकी तो आप सब चीज़ आप लिख लोगे, है ना। तो प्रयुक्ति की कंसेप्ट आप समझ लीजिए। भाषा प्रयुक्ति क्या है, से तात्पर्य प्रयोग में लाना है। प्रयुक्ति मतलब प्रयोग में लाना, उपयोग में लाना। प्रयुक्ति शब्द प्रयुक्त शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्रयोग में लाया गया। अंग्रेजी में इसे रजिस्टर्स पर्याय रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए भैया इसी में प्रॉब्लम आता है। आप प्रयुक्त मतलब आप उपयोग से समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर्स, आपको कहीं पे कनेक्टिविटी आप नहीं ला पा रहे होंगे आई थिंक, क्योंकि आप रजिस्टर्स वर्ड, आप रजिस्टर मतलब रजिस्टर वाला वर्ड से समझ में, कॉपी किताब वाला से आपको दिमाग में आ रहा होगा ना, लेकिन वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है, रजिस्टर, REGISTER, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, ये है आपका प्रयोग, यानी कि प्रयोग में लाने के लिए, ठीक है। भाषा विज्ञान के अनुसार रजिस्टर एक परिभाषिक शब्द है जो भाषा के भीतर पाए जाने वाले रूप भेदों यानी वेरिएशंस का वो होता है। तो यहाँ पे हेलिडी है, वो कहता है कि रजिस्टर भाषा की उन प्रयोगाश्रित विविधताओं यानी वेरिएशन अकॉर्डिंग टू यूज को कहा जाता है। और जीन एटचिशंस के अनुसार रजिस्टर भाषा की विशेषीकृत शैलियाँ। आपको नहीं पता है ये सब, मैंने बुक में लिखा था तो मैंने सोचा कि कोई अगर लिखना चाहे तो लिख दे, ठीक है। याद नहीं रहता है, स्वाभाविक है, तो एक दो दिन आप पढ़ के, तो अधिकांश स्टूडेंट वही करते हैं, ठीक है। कुछ ही दिन पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं या जो भी असाइनमेंट बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जल्दी याद नहीं हो पाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा भी आपको टूटा फूटा परिभाषा दे दें, क्या दिक्कत है। अतः प्रयुक्ति विशिष्ट स्थितियों या क्षेत्रों की विशेषीकृत भाषा है। कुल मिला के प्रयुक्ति क्या है, जैसे कि डॉक्टर, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, सामान्य भिन्न भिन्न शब्दों जैसे शैलियों का यही तो प्रयुक्ति है। जैसे कि इन शब्दों को देखिए, यदि आप अंदर पधारेंगे तो आपका बहुत आभारी होगा, कृपया अंदर पधारें, अंदर आओ। तीनों में सामाजिक आधार पर कभी भिन्नता है, आधार पर काफ़ी भिन्नता है वो बताया जा रहा है, ठीक है। काफ़ी, कभी नहीं, काफ़ी भिन्नता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप अंदर पधारेंगे तो आपका बहुत आभारी होगा। तो इसमें आप देखिए कि एटिकिटी कितना है, शिष्टाचार कितना है, कृपया अंदर पधारें, अंदर आओ। तीनों में आप देखिए एटिकिटी लेवल जो देख रहे हैं, आदर का लेवल देख रहे हैं, इज्जत का लेवल घट रहा है। अंदर आओ तो लग रहा है कि कोई छोटा बच्चा को बोल रहा है अंदर आओ, धमका गया है ना। इसमें थोड़ा लग रहा नहीं, अंदर पधारें, थोड़ा सा पधारे नहीं है, पो है, ठीक है, पधारें, तो थोड़ा सा इज्जत दे रहा है। लेकिन यदि आप अंदर पधारेंगे तो आपका बहुत आभारी होगा। तो यहाँ पे लग रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे जितना हम रिक्वेस्ट करते हैं मतलब उतना आदर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रयुक्ति यही विशेषकृत है, ठीक है, कि प्रयोग के आधार पर आप किस तरह से भाषा में अर्थ में डिफरेंट आ जाता है। तो उसी के अनुसार आपको आएगा भाषा प्रयुक्ति के निर्धारक तत्व, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
प्रयुक्ति को जो चीज़ प्रभावित कर दे उसी को हम लोग भाषा निर्धारक तत्व कह सकते हैं। भाषा की संरचनात्मक घटक में जैसे कि जो भी भाषा में संरचना है, जो शब्द ई करता है, जैसे कि शब्दावली है, पदक्रम हो गया, वाक्य विन्यास हो गया, शैली हो गया, अर्थभिन्नता। तो आप देखेंगे भाषा प्रयुक्ति में अगर शब्दावली का महत्व कैसे है, तो देखिए कानूनी शब्दों को आप उठा के देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का जितना भी लॉ से रिलेटेड शब्द हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड शब्द हैं, उसको आप डॉक्टरी से कंपैरिजन कर दीजिए, ठीक है। या एजुकेशनल अभी एडमिनिस्ट्रेटिव वाला शब्द को ले लीजिए, उसको आप कंपैरिजन कीजिए इकोनॉमी से, आपको डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, शब्दावली प्रयुक्ति के आधार पर हम लोग करते हैं कि कहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। पदक्रम में भी डिफरेंस हो जाता है, पदक्रम किस तरह है, वाक्य विन्यास भी हो जाएगा, न्यूज़ हेडिंग में क्रिया छोड़ दिया जाता है सामान्यतः। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, ब्रिटेन की महारानी 2 अक्टूबर को भारत दौरे पर आएंगे, ये खत्म हो गया, आएंगे लिखेंगे नहीं, दौरे पर, मतलब शॉर्ट में लिखा जाता है थोड़ा सा ये करने के लिए। शैली आदि, जैसे कि कोर्ट में राजेश बनाम राहुल बनाम, इस तरह बनाम जो शब्द है आप कहाँ पे देखेंगे, कोर्ट में ही देख पाएंगे, कहीं पे दूसरा जगह मिल पाएगा कि राहुल बनाम राजेश लड़ाई कर रहा है, ऐसा तो नहीं भी मिलेगा, ठीक है। अर्थ भिन्नता, शून्य को क्रिकेट में डक, टेनिस में लव, चौसर में नील कहते हैं। तो ये चीज़ अर्थ भिन्नता भी जो है, जैसे शून्य जो है ना, जीरो, शून्य को क्रिकेट में हम लोग डक कहते हैं, क्रिकेट में जो होता है डक। अगर आप पता नहीं डक का आया था, मैं वैसे क्रिकेट में बहुत भी हूँ, बुक में लिखा था तो मैंने लिख दिया यार, कंफर्म करके बताना, क्योंकि वैसे डक तो बतख होता है ना, डीयूसी के डक, हाँ चलो, डक का अंडा। तो शून्य को क्रिकेट में डक कहा जाता है। अच्छा, क्रिकेट देखने वाले ज़रूर बताना, वैसे मेरे को नहीं पता है, क्रिकेट से मैं जीरो हूँ, ठीक है, मैं डक हूँ। टेनिस में इसको शून्य को लव कहा जाता है, चौसर में नील कहा जाता है। शायद टेनिस वाला भी पता नहीं था, लेकिन चौसर वाला को नील शायद कहा जाता है, ये मेरे को पता था, आप बताना, ठीक है। प्रयुक्ति का आधार जो होता है ना, प्रयुक्ति का आधार किन चीज़ों पे निर्भर करती है, तो देखिए यहाँ पे भाषा प्रयोग का विषय क्षेत्र पर, संप्रेषण की पद्धति पर, वक्ता श्रोता पाठक लेखक की स्थिति पर, ठीक है। भाषा प्रयोग की औपचारिक या अनौपचारिक स्थिति पर। तो ये सारे मेन हेडिंग तो मैंने ये कर रहा हूँ, बाकी तो एक्सप्लेन करने वाले तो आप कम हो नहीं। विभिन्न प्रयुक्तियों की भाषिक विशिष्टताएं क्या होता है, देखिए भाषिक विशिष्टताएं मतलब फीचर्स का ही बात कर रहा है, विशेषता का बात ही कर रहा है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं। समाज और जीवन के विविध कार्यक्षेत्र के आधार पर किसी भाषा की सामान्यतः निम्नलिखित प्रयुक्तियां हो सकती हैं। सामान्य व्यवहार, अनौपचारिक, लचीला, सहज शैली, ये सारे होता है ना। साहित्यिक प्रयुक्ति में जैसे गोदान की अगर आप उदाहरण ले लेते हैं, गोदान तो लगभग सभी, गोदान ने उपन्यास पढ़ा है कि नहीं, सब लोग अधिकांश ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, कभी पढ़ लीजिएगा, और भी कोई भी स्टोरी का पढ़े होंगे। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया, भैया, होरी भैया, मतलब कदम का गाँव का। और जो यहाँ पे एक प्रयोग करने की कला है गोदान में जो दिखाया गया, उस मजदूर ने कहा, मजदूर की भाषा मजदूर जैसी ही रहेगी, भैया, ठीक है, कैसा जी है होरी भैया, इस तरह से जो कहने का मतलब है। या तो और भी कह सकते हैं कि आधा खोटा, मतलब कहने का मतलब, मैं तो खोटा प्रदेश से हूँ इसलिए मैंने खोटा बोला, ठीक है। तो जैसा कि ये कहा है कि जो गांव का जो बोली है वो मिला देगा, हिंदी अगर बोल रहा है उस, अगर यही चीज़ मजदूर की जगह मैंने डॉक्टर बोलता तो ऐसे गोदान में डॉक्टर भी है, ठीक है। तो डॉक्टर बोलते तो वो थोड़ी सी ज़्यादा क्या बोलते हैं, औपचारिक शैली में बोल सकते थे या ज़्यादा शुद्ध हिंदी में बोलते। सामाजिक विज्ञान संबंधी प्रयुक्ति में आप देखेंगे, अगर बात किया जाए तो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तो नहीं कहें तो साइंस वाला में पीएक्स वाला वगैरह यूज होता है, ठीक है। तो ये पीएक्स इक्वल टू जो भी कहते हैं, जितना भी वो सब, ठीक है। और वाणिज्यिक व्यापार की प्रयुक्ति में क्रेडिट, जनरल वगैरह जो भी इकोनॉमी वाला में, ठीक है, सबकी विशेष प्रयुक्ति है। वैज्ञानिक प्रयुक्ति में आप देखते हैं साइंटिफिक के रिसर्च वगैरह में राइट, रॉन्ग, ग्रेटर देन,
स्मॉल, ये सामाजिक विज्ञान कहो या इसमें कहो, दोनों में एक ही है। पीएक्स वगैरह जो भी है, साइंस पढ़ते हैं हम लोग, मैथ पढ़ते हैं, तो इसीलिए बुक में यही लिखा था, इसलिए मैंने यही लिखा। प्रशासनिक प्रयुक्ति तो आप गणितीय विज्ञान लिख दो ना, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। आई थी, मैं अपने से बोल रहा हूँ, बाकी बुक में यही लिखा था। ठीक है, वैज्ञानिक प्रयुक्ति और प्रशासनिक प्रयुक्ति में आप देख सकते हैं कि उद्देशिका, परिसीमन आयोग, समीचीन होगा, इस तरह से काफ़ी सारे वर्ड, अगर नहीं याद आ रहा है तो प्रशासनिक शब्द में तो वैसे बनना चाह रहे हैं आप, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव में ही तो बनना चाहते हैं ना, तो आप सारी चीज़ वो घुसा दीजिए ना, ये पॉलिटी वाले सब। ठीक है, क्या याद कीजिएगा, हाँ इसको याद कीजिए ना, प्रजातंत्र ये सब वगैरह। ठीक है, आप उद्देशिका याद कर लीजिए, प्रियम्बल हमारा, प्रियम्बल का सारा शब्द ही लोग दीजिए, सारे प्रशासनिक शब्द हैं। विधिक प्रयुक्ति, ठीक है, लॉ वाला तो सब लोग जानते हैं। मीडिया प्रचार का तो इसको तो कहना ही छोड़िए। विज्ञापन वाला तो कुछ एग्जाम्पल आप दे ही सकते हैं। खेल संबंधी तो आप तो टैलेंटेड हैं। आधुनिक अनुवाद की जो दृष्टि से प्रयुक्ति का महत्व आप बात करें तो लास्ट में 2 पॉइंट दिया हूँ इसका। प्रयुक्ति भाषा विज्ञान का एक भाग है और अनुवाद अपने आप में भाषा विज्ञान के कई विधियों को समेटे हुए हैं। यह दो भाषाओं के बीच अंतर आदि को बताता है जो अनुवाद में आवश्यक तो है ही, अतः भाषा के विविध रूप भेदों को पहचानना अनुवादक के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे महत्व क्या है, मतलब अनुवादक को पहचानने में मदद करता है, इस तरह से महत्व आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात रहा प्रयुक्ति। आपने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा ही देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ को आप देखिए कि ये क्या होता है, डिस्कर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं, प्रयुक्ति नहीं प्रोक्ति है। ठीक है, कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे भाषा की आधारभूत इकाई मानते हैं। यह प्रोक्ति ही है जो किसी शब्द विशेष का अर्थ उसी अंदाज में पाठक तक पहुंचाता है। जैसे फल शब्द का प्रयोग करने वाले लेखक जिस संदर्भ में इसे वाक्य में प्रयोग करता है वही पढ़ने वाले समझे, इसी को प्रोक्ति कहते हैं। मतलब प्रोक्ति कह सकते हैं, प्रयोग को ही कहा जा सकता है। ठीक है, प्रोक्ति। ठीक है, हालांकि प्रोक्ति को यहाँ पे आपने पहले वे में कुछ देखा था, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोक्ति यहाँ पे डिस्कोर्स। ठीक है, तो प्रोक्ति संरचना वाक्य की संरचना से भिन्न होती है। प्रोक्ति की संरचना वाक्य की संरचना से भिन्न होती है। तो कैसे भिन्न होती है वो चीज़ यहाँ पे आप डिफरेंट आप समझ लीजिए और बाकी वहाँ पे आंसर में लिखिए। लेखक इसमें अपनी बात पाठक तक पहुँचाने के लिए कई युक्तियाँ अपना सकता है। जैसे बात करें तो भाषांतर, यानी भाषा से संबंधित से स्वर में उतार चढ़ाव कर सकता है। प्रयुक्ति मतलब वही हो गया कि आप प्रयोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, शब्दों पर जोर, विराम चिन्ह, अधूरा वाक्य छोड़कर, कई बार होता है ना हम लोग जरा ठहरो, जल्दी जल्दी चलिए, बीच में हम लोग ये दे दिए। ठीक है, प्रयुक्ति के वाक्यों में तारतम्यता, मैं उदाहरण देके समझाऊंगा जरूर। वाक्यों को तर्कों आदि से जोड़ने के लिए लेकिन चूंकि आदि हम लोग यूज करते हैं। वाक्य शब्द क्रम संदेश के मूल भाव के अनुसार, जैसे अच्छा रहने दो, कोमा दे दी, मुंह से अशुभ मत निकालो। ठीक है, और क्या है, तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो कोसने लगते हो, इस तरह की वहाँ। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द मैं बताता हूँ आपका, यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिया अच्छा रहने दो, यहाँ पे है ना अच्छा रहने दो। ठीक है, एक वर्ड सपोज यही है अच्छा रहने दो, यहाँ पे मैंने एक्सक्लामेशन मार्क दे दिया, अच्छा रहने दो, अच्छा जाने दो, अच्छा जाने दो, काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, रुक के या एक्सक्लामेशन मार्क दे के तो उसमें अर्थ डिफरेंट हो जाता है। तो आप जैसे उसको एक दो बार ये करके मन में ये करके ये कीजिएगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, मतलब कभी लगेगा कि अच्छा वो पास हो गया, मतलब एक पॉजिटिव मीनिंग में जाएगा, अच्छा वो पास हो गया, इस तरह मीनिंग। मैं तो समझ रहा हूँ, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं लिख नहीं पाऊँगा यहाँ पे भी, इसलिए मैं
चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे समझ गए होंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। संप्रेषण का व्यापार। एक साधारण संप्रेषण होने के लिए निम्नलिखित का होना आवश्यक है: संदेश, माध्यम, संप्रेषक और प्रापक। देखिए संप्रेषण वाला, क्योंकि मैंने वहाँ पे खंड बताया था आपको, तो इससे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हर खंड से एक एक क्वेश्चन आपको करना मस्ट है। ठीक है, तो एक साधारण संप्रेषण होने के लिए निम्नलिखित का होना आवश्यक है। क्या है? संप्रेषण वाला कम्युनिकेशन में तो सभी को पता है, नहीं पता है तो आप बोलना शुरू कर दो। यानी कि आप बोलोगे क्या? एक संदेश बोलोगे। आप कैसे बोलोगे? मौखिक बोलोगे या लिखित बोलोगे? ठीक है, चैनल की ज़रूरत है। प्रेषक यानी कि आखिर बोलने वाला रहेगा तब ना। मैसेज मिल गया, मुंह मिल गया, या तो कहें तो मौखिक रूप से आपने चूज कर लिया। आप बोल रहे हो प्रेषक, सामने वालों के बोलोगे, अपने खुद को बड़बड़ाओगे, कुछ भी हो सकता है कि खुद भी बड़बड़ा सकते हैं। ठीक है, तो प्रापक भी हो सकते हैं, मतलब आप वहाँ पे रिषक और रिसीवर दोनों आप काम कर रहे हैं जब बड़बड़ाओगे। ठीक है, किसी को सुनाओगे तो कोई रहेगा। ठीक है, तो 4 माध्यम का ज़रूरत है, तो इसको चैनल बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं ये करके, संदेश है, फिर माध्यम है वगैरह। ठीक है, आपको उतना बढ़िया से नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सीरियली वाइज दिया है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया में संदेश को 3 स्तरों से गुजरना पड़ता है। प्रेषक द्वारा संदेश को प्रापक तक। प्रापक देखो हिंदी में वैसा ही लिखा गया था बुक में, तो मैंने लिखा रिसीवर, तो आप रिसीवर ही लिखो, श्रोता लिखो, पाठक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बुक में कुछ भी लिखने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, आप जानते हो कि कोई भी ऑफिशियल काम होता है वहाँ पे हिंदी इसी तरह की लिस्ट बना दिया जाता है, तो उससे ये प्रापक मैंने यहाँ पे लिखा था समझने के लिए, तो यह सब काफ़ी है। जब ऐसा नहीं हो पाता है तब समस्या आती है, गतिरोध उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रेषक जो वास्तव में कहना चाहता है, शाब्दिक अर्थ, लक्ष्यार्थ, वो ठीक से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है। लक्ष्यार्थ वही चीज़, आप संकेत वाला, संकेत को हम लोग लक्ष्यार्थ भी कर सकते हैं, कोनोटेशन मीनिंग। ठीक है, जो डायरेक्टली बोल दे वो शब्दार्थ है, जो इनडायरेक्टली बोले उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली किसी को कॉम्प्लीमेंट आप करते हैं। ठीक है, रिसीवर दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे सीता आदर्श पति चाहती है। अभी यहाँ पे जो चीज़ मैं क्लियर करना चाहता था यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। सीता आदर्श पति चाहती है। अब यहाँ पे आदर्श से मतलब आप क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? आइडियल। ये तो आप जानते हैं कि आदर्श को आइडियल हम लोग कहते हैं, एग्जेक्टिव मान लेते हैं, इसको हम लोग ये कह लेते हैं, नाउन मान लेते हैं, पति को संज्ञा मान लेते हैं। तो सीधा आदर्श पति चाहती है, हो गया। लेकिन इसका मीनिंग ये भी तो लक्ष्यार्थ हो सकता है, कोनोटेशन मीनिंग। आदर्श पति चाहती है, आदर्श पति चाहती है, कोनोटेशन मीनिंग ये हो गया है, इसको एग्जेक्टिव मान लेते हैं। लेकिन इसका एक नाउन भी तो हो जाएगा ना, आदर्श पति चाहती है। इस वाक्य में समानता तो रहती है कि पाठक आदर्श को एक आदमी मान ले। ठीक है, ये भी तो आदर्श मान ले, आदर्श नाम भी तो होता है किसी का, तो सीधा आदर्श पति चाहती है, आदर्श नाम का पति चाहती है, ये जानता होगा उसको। ठीक है, तो इस तरह का संभावना रहता है। तो आपको एक तो एग्जाम्पल आप बना सकते हैं उस समय। संप्रेषण के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ये क्वेश्चन आपको आता है, हूबहू आपको मिल जाएगा, इसी तरह का असाइनमेंट में भी मिलेगा और टर्म एंड एग्जाम में भी मिलेगा। संप्रेषण के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ या संदर्भ को हम लोग रेफरेंस कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, मोटो कहते हैं। तो संदर्भ और उद्देश्य में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, आप हूबहू एक ही चीज़ लिखें। कंफ्यूज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। हम कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कैसे, किस विषय में बात करते हैं, ये सारे सामाजिक रिश्ते, नाते आदि द्वारा निर्धारित होते हैं। जैसे कि कौन किससे बात कर रहा है, इसके लिए ज़रूरी है वक्ता श्रोता के आपस की सामाजिक स्तर पर रिश्ते की पहचान, उनकी आयु, उनकी लिंग, उनकी शैक्षिक योग्यता, उनकी सामाजिक वातावरण, स्थान, जैसे बेटा बेटी के बीच वार्तालाप और बच्चों का अपने माता पिता से बातचीत, अनपढ़ और शिक्षित व्यक्ति और डॉक्टर मरीज के वार्तालाप में बहुत भिन्नता होती है। ठीक है, तो ये सारी जो उसके बीच का जो डिफरेंस है ना,
वो डिफरेंस ही आपको दिखाता है कि संप्रेषण के सामाजिक सांस्कृतिक क्या संबंध है। सामाजिक में आपने देख लिया कि समाज में किस प्रकार के लोग के बीच में वार्तालाप हो रही है, ठीक है, बातें हो रही है, बातचीत हो रही है, तो बस वैसा ही वहाँ पे भाषा प्रयुक्ति होगा। संप्रेषण कहाँ हो रहा है? मित्र के बीच में खेल के मैदान में हो रहा है, तो खेल के मैदान जैसा होगा। अगर वो मित्र आप स्कूल में बात कर रहे हैं तो स्कूल में बात और कॉलेज में बात हो रहा है और एक खेल के मैदान में हो रहा है, क्या सेम बात करते हैं हम? अनऑफिशियल, ऑफिशियल, औपचारिक थोड़ा बहुत तो भिन्नता होता है ना। घर में, स्कूल में काफ़ी अंतर मिलेगा, औपचारिक और अनौपचारिक लेवल पर मिलता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। संप्रेषण किस विषय में हो रहा है? तो विषय भी मायने करता है संप्रेषण में। विज्ञान, इतिहास, विज्ञान से हो रहा है तो वहाँ पे टेक्निकल वर्ड ज़्यादा आएंगे। इतिहास से हो रहे हैं तो वहाँ पे इतिवृत्त तत्मा ज़्यादा रहेगा, जैसे कर मतलब हिस्टोरी के बहुत सारे ये रहेंगे कि हाँ ऐसा हुआ था वर्ड आ जाएगा वगैरह वगैरह। फिल्म से हो रहा है तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट की बात होगा। बाजार से है तो बाजार से रिलेटेड होगा, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो मोटिवेशनल वगैरह वगैरह जितना भी है सारे विषय के अनुसार जो है सारी चीज़ें संप्रेषण में वैसा ही चीज़ें शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। अभिव्यक्ति की सीमा आप देखिए, ये भी डिसाइड करता है कि संदेश भेजने के लिए आप कौन से माध्यम का चयन करते हैं। इस पर भी निर्भर करता है कि बोलने या लिखने वाले जो हैं, आने की जो कहने का मतलब सेंडर हैं, वो कितना बातें भेज पाएंगे, है ना। पहले के माध्यम में टेलीग्राफ होता था ना, टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राम तो आज हम लोग यूज़ करते हैं, टेलीग्राफ ही होता था, तार माध्यम जो होता था, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा भेजने का नहीं, शॉर्ट वर्ड में कुछ संकेत वर्ड में देता था, शायद मैं ये सही में जानता हूँ, ठीक। कोई कमेंट करके बताना मुझे क्या क्लियर होता है, ठीक है। अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा उसके बारे में। कुछ अधिक भेजा जा सकता है अभी। ईमेल में आप जानते हैं जैसे जैसे मतलब टेक्नोलॉजी का इन्हेंसमेंट होता है वैसे वैसे सारी चीज़ें बदलती गई। तो अगर ईमेल की बात करें, आज तक तो हम लोग पीडीएफ वगैरह भी भाई भेज देते हैं। तो साइज कितनी सीमा है? 10,000 शब्दों तो आपका बुक में लिखा गया था तो मैंने लिखा है यहाँ पे। बाकी रियल कितना होता है वो चीज़ मेरे को पता नहीं है, आप देखना कहीं पे वैसे ही आपका कंप्यूटर लेवल का कोई एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता होगा, ठीक है। अगर पीडीएफ की बात करें तो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट है क्या पीडीएफ में? नहीं है, ठीक है। अतः सभी, हाँ, तो पीडीएफ से बात किया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो वैसे मेरे टेलीग्राम में मिलता है @makein_mind_zone, ठीक है, लिंक मैं दे दूँगा। वैसे मेरी जो चैनल है ना वहाँ पे आप जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और मेरे प्रोफाइल में जाइएगा और जहाँ पे व्यू वगैरह सारा कुछ देखता है मेरा कितना टोटल व्यू आया, ठीक है। तो वो वहाँ पे नीचे मैं आपको मेरे टेलीग्राम पीजीटी वेव नाम का भी एक नया चैनल है और नया टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ भी मैंने भेज देता हूँ। खाली केवल उसमें पीजीटी का ही रहता है, बाकी इसमें तो सारे कॉम्बो रहता है, ठीक है। और बाकी मेरा एक ब्लॉग भी है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको इसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। हम जैसे जैसे उसमें सुधार भी करते हैं तो उसमें वहाँ पे सुधारा हुआ भी अपडेटेड भी मिलेगा, ठीक है। तो ब्लॉग का भी वहीं पे नोटिफिकेशन है आपका। हिंदी अंग्रेजी वाक्यों में तारतम्यता यानी कि क्रम की बात करें तो ये क्रम तो आप जानते हैं, शुरू से पढ़े, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वगैरह, तो मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कर। इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं, हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं? कर्ता लिखते हैं। कर्म यहाँ पे बीच में आ जाता है, उसके बाद क्रिया आ जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या। बाकी जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस था वो मैंने बता दिया आपको। ट्रांजिटिव वर्ब और क्या बोलता है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस क्या क्या होता है, तो वो चीज़ें आप देखते चलिए थोड़ा थोड़ा। सजातीय जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो चीज़ मैं डिस्कस करते जाऊंगा, बाकी आप ये सरसरी निगाह से देखते चलिए। हो सके तो आप पॉज करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें नॉर्मल ग्रामर की हैं। हालांकि आपको, हाँ, इन इंग्लिश में एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश में जो आता है ना, देखिए पहले ऑल या बहुत इस तरह का कोई इनडायरेक्ट वाला चीज़ आएगा ना, वो पहले आता है। उसके बाद प्रोमिनल एग्जेक्टिव आता है, उसके बाद एग्जेक्टिव ऑफ नंबर आता है, जैसे कहते हैं ना 1 2 3 4। उसके बाद
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है गुण वाला, उसके बाद शेप आता है, शेप आप दे दिए कि इतना बड़ा है, उसके बाद साइज आता है, ठीक है। शेप में कहा था ना गोलाकार है, साइज आता है, ठीक है। शेप साइज में तो हमको ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता है, आप बताना कि शेप और साइज में क्या डिफरेंट होता है। साइज में बड़ा छोटा, शेप में लंबा चौड़ा, यही मैं समझता हूँ। एंड कलर आता है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव आता है, उसके बाद एपिथेट एडजेक्टिव आता है। प्रॉपर एडजेक्टिव एपिथेट एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है उसके बारे में तो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन से जो बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव कर सकते हो, ठीक है। एपिथेट नॉर्मली काला वगैरह जो भी कर सकते हो कि एडजेक्टिव एपिथेट जो विशेषता बताता है, ठीक है। ऑल माई फेवरेट न्यू इंग्लिश नॉवेल्स, मैंने कोशिश किया था यहाँ पे ऑल माई फेवरेट न्यू इंग्लिश नॉवेल्स, मेरे सभी पसंदीदा नए अंग्रेजी उपन्यास। इसका क्रम आपको जो GHT ट्रांसलेटर का जो एग्ज़ाम होता है उस सब में भी ये सारी PDF काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जानते हैं ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम है तो ये सारे क्वेश्चन आएगा ही। कुछ चीज़ें यहाँ पे है जो आप देख सकते हैं ईच और एवरी में क्या डिफरेंस होता है। मेरे जो ब्लॉग है pgtwave.pgt, मैं खुद भूल जाता हूँ अपना ब्लॉग का नाम, pgtwaveblogspot.com, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों को आप बीच बीच में जाके देख सकते हैं। ऐसे तो आपका एग्ज़ाम और असाइनमेंट के टाइम में थोड़ा बहुत देख लेना ज़रूरी है ज़्यादा, बाकी तो वैसे तो आप जानते हो इम्पोर्टेंट कितना है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, तो मैं वैसे आपको वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, मैं इसलिए धीरे धीरे ये कर रहा हूँ। कोई पॉज करके देख सकता है, क्योंकि बाद में इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन और भी खंड हैं, उसको भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या हो जा रहा है? और आगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, बाप को खोया पुत्र मिला, ये सारे वर्ड सिंपल ही है। कर्म है, कर्ता कर्म करण, इस सब का जो आपने देखा, बस यूजेज है यहाँ पे, आपको वहाँ पे उस तरह का नहीं आएगा। सेंटेंस बनाने के लिए, अनुवाद करने के लिए आएगा, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है इस तरह का, ठीक है। और नहीं है, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बाकी अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो सभी को पता लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, बढ़िया है, कंटेंट है। बाकी जो फ्रेंड्स अगर रह गए तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।